नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलक्यारा टनल मामले में कोर्ट की सुनवाई, मजदूरों को बाहर निकालने पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में जवाब पेश करने को कहा। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में जवाब पेश करने को कहा। टनल में फंसे मजदूरों को लेकर पीआईएल हुई थी दाखिल। सिलक्यारा टनल मामले में कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 48 घंटे में मांगा जवाब। मजदूरों को बाहर निकालने पर हुई सुनवाई। टनल में फंसे मजदूरों को लेकर पीआईएल हुई थी दाखिल। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में मांगा जवाब। टनल में फंसे मजदूरों को लेकर पीआईएल की गई थी दाखिल, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 48 घंटे में जवाब मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट में पीआईएल इस मामले में दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 48 घंटे में जवाब मांगा है। मजदूरों को बाहर निकालने पर सुनवाई हुई, जिस पर 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से 48 घंटे में जवाब की बात आई है, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे होना है और इसके अलावा क्या कुछ हिदायत कोर्ट के द्वारा दी गई है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर ये कह सकते हैं कि देहरादून की एक सामाजिक संस्था की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी और कहा गया था कि राज्य सरकार हो या दूसरी जो रेस्क्यू अभियान में जो जुड़ी जो एजेंसियां, उनकी तरफ से सिलक्यारा टनल मामले में जो मजदूर फंसे हुए उनकी जान के साथ खिलवाड़ वहां पर किया जा रहा है। 9 दिन का समय व्यतीत हो चुका है और उन 9 दिनों के समय में ये कह सकते हैं कि उनको बचाने की कोई ऐसी एक किरण वहां पर नहीं दिख रही है जिससे कहा जा सकता हो कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटों में उन जिंदगियों को सुरक्षित बाहर वापस निकाल लिया जाएगा। इसी मामले पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक संस्था ने पीआईएल दाखिल करी थी और हाईकोर्ट से मांग करी थी कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए ताकि जो जिंदगियां टनल के भीतर फंसी हुई है, जिनको बचाने की जद्दोजहद की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, उनको सकुशल निकाला जा सके। हाईकोर्ट की तरफ से आज उस पूरे मामले पर सुनवाई, जो पीआईएल दाखिल की गई थी, उस पीआईएल के मामले पर सुनवाई दाखिल की गई। राज्य सरकार को से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसमें समझा जा सकता है कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव जो निर्माण रही जो संस्थाएं हैं, जो वहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जो टीमें जुटी हुई है, चाहे आपकी लोनिवी की हो, बीआरओ की हो या फिर केंद्र की जो एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है, जिसमें खासतौर पर जो टनल की जो निर्माण रही संस्था है NHIDSL, उस पर यहाँ पर जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर उन्हें अपना उस जवाब को देना होगा कि उनकी तरफ से रेस्क्यू अभियान में क्या कुछ चीजें अपनाई गई है और कैसे किस तरह से इस रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया जा सकता है ताकि टनल के भीतर जो 40 लोग फंसे उनको बाहर निकाला जा सके। ये समझा जा सकता है कि अब हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले की गंभीरता को यहाँ पर समझा और सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। तो ये कहा जा सकता है कि अगली ये पूरे मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी और उस दिन सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 9 दिन के इस रेस्क्यू अभियान में अभी तक कोई ऐसे अंतिम रिपोर्ट नहीं कही जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जिससे राहत की खबर उन मजदूरों को निकालने से संबंधित हो सकती है। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 48 घंटे में जवाब मांगा है, अगली सुनवाई भी होनी है कुछ समय बाद, तो क्या अब इस पूरे मामले में तमाम जो टीमें हैं इनके साथ ही साथ कोर्ट भी लगातार अपनी नजर बनाए रखेगी? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि अब जो संस्थाएं रेस्क्यू अभियान में वहां पर जुटी हुई है, चाहे आप केंद्र सरकार की उन एजेंसियों की बात अगर हम करते हैं या पीएमओ कार्यालय जो सीधे तौर पर इस बात इस पूरे रेस्क्यू अभियान की स्वयं मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहा है, उनके ऊपर एक दबाव जरूर यहाँ पर बनेगा और एक रिजल्ट अब इन संस्थाओं को यहाँ पर देना होगा, रेस्क्यू एजेंसियों को यहाँ पर देना होगा कि उनकी तरफ से किस तरीके की प्लानिंग इस रेस्क्यू अभियान के लिए अपनाई जा रही है जिससे टनल के भीतर फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी तक ये समझा जा सकता है कि 9 दिनों में सिर्फ प्लान A, प्लान B, प्लान C या अन्य जो वैकल्पिक मार्ग इन एजेंसियों की तरफ से सुझाए गए उनके उसका रिजल्ट कभी तक देखने को नहीं मिला है। प्लान ए और प्लान बी तो पूरी तरीके से साबित हुआ है और जब से जम्मू की टीम ने स्वयं यहाँ पर मोर्चा संभाला तो ऐसा समझा सकता है कि राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी वहां पर मौजूद नहीं है जो रेस्क्यू अभियान में
अपने आगे हाथ बढ़ाकर काम कर रही हो, बल्कि जी बिल्कुल। अबे आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे कि कोर्ट ने 48 घंटे में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में फिर से इस पूरे मामले पर होनी है। तो सिलक्वारा में फंसे मजदूरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। मामले की सुनवाई करते हुए 48 घंटे में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ आगे कुछ ही दिनों में अगली सुनवाई होनी है, जिस पर कोर्ट अब इस पूरे मामले में निगरानी और नजर भी बनाए रखेगी। तो आपको बता दें कि लगातार पीआईएल दाखिल की गई थी कोर्ट में, जिसके ऊपर सुनवाई हुई है। फंसे हुए मजदूरों के ऊपर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इस खबर पर सुनवाई की है और साथ ही साथ राज्य सरकार से तमाम जो प्लान वहां पर प्रोग्रेस चल रही है उसको लेकर 48 घंटे में जवाब पेश करने को कहा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने सिलक्यारा टनल पहुंचकर राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया है। नीरज खैरवाल ने NHAIDCL के MD महमूद अहमद, निदेशक अंशु मनीष खलखो, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और रेस्क्यू अभियान में जुटे केंद्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि सरकार ने सिलक्वारा में राहत और बचाव कार्यों में जुटे केंद्रीय संगठनों को राज्य की ओर से जरूरी सुझाव देने के लिए सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों का सरकार खर्चा उठाएगी। सिलक्वारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के ऐसे परिजन जो यहां आना चाहते हैं, उन्हें आने जाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। जरूरतमंद परिजनों के मोबाइल रिचार्ज, भोजन, आवास की व्यवस्था करने की बात भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा कही गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से तमाम जो परिजन उत्तराखंड आना चाहते हैं मजदूरों का हालचाल जानने के लिए और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए, उनके लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से घोषणा की गई है, क्या है पूरी जानकारी? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे संवाददाता अभय कैथुरा कुछ ही समय में फोन लाइन पर जुड़ेंगे। जानकारी आपको यहाँ पर बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि तमाम जो मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, उनके परिजन यदि उत्तराखंड आना चाहते हैं, स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं और वहाँ पर बने रहकर सलामती की दुआ करना चाहते हैं, तो उसका पूरा खर्चा उत्तराखंड सरकार उठाएगी। आने जाने के खर्चे के साथ ही साथ उनके रहने, आवास की व्यवस्था और मोबाइल रिचार्ज तक की खर्च को सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ तमाम सुख सुविधाएं देने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में जो तमाम परिजन उत्तराखंड पहुंचकर फंसे हुए मजदूरों का हालचाल जानना चाहते हैं, उनकी सलामती की दुआ करना चाहते हैं, वो उत्तराखंड सरकार की मदद से पहुंच सकते हैं। अब सुरंग में रेस्क्यू के लिए 6 प्लान तैयार किए गए हैं। वो क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्लान नंबर 1 की यदि हम बात करें तो 900 मिलीमीटर का पाइप ड्रिल करना प्लान नंबर 1 के तहत है। सुरंग के आकार का एक रास्ता बनाना है। प्लान नंबर 1 में सुरंग की छत को मजबूत करना है।
इसके अलावा प्लान नंबर 2 की यदि हम बात करें तो पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग की जानी है, मलबे को पीछे करके रास्ता तैयार करना, उसके अलावा आपूर्ति लाइन के लिए रास्ता तैयार करना, आपूर्ति लाइन के लिए रास्ता तैयार करना। इसके बाद हम बात करेंगे प्लान नंबर 3 की, सुरंग के दाईं ओर से ड्रिलिंग कार्य को शुरू करना, सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर भी ड्रिलिंग कर रास्ता बनाने की कोशिश करना और मलबे को पीछे नया रास्ता बनाना। ये प्लान नंबर 3 यहां पर रखा गया है। और इसके बाद बात करते हैं प्लान नंबर 4 की। तो प्लान नंबर 4 के तहत सुरंग की बाईं ओर से ड्रिलिंग करने की प्लानिंग यहां पर की जा रही है। मलबे के पीछे एक और रास्ता बनाने की कोशिश यहां से भी की जा रही है, यानी कि कई जगहों से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे किसी भी रास्ते से किसी भी तरह मजदूरों तक पहुंचा जा सके। प्लान नंबर 5 की हम बात करें तो प्लान नंबर 5 में एंट्री पॉइंट से खुदाई में तेजी लाना। तो एंट्री पॉइंट से खुदाई में तेजी लाने की यहाँ पे प्लानिंग को तैयार किया गया है। 450 मीटर के इलाके पर ध्यान केंद्रित रखना है, यानी कि वो 450 मीटर जहां पहुंचना है उस पर ध्यान केंद्रित रखना है और इसी के तहत इस प्लान पर काम किया जाएगा। प्लान नंबर 6 की हम बात करें तो मलबे चट्टानों के बीच में आपूर्ति लाइन को पहुंचाना है। माइक्रो ड्रोन कैमरों की मदद से पहाड़ की चोटी से आपूर्ति लाइन डालना है। तो सुरंग में जिस तरह से 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है, ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लगातार 9 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और अलग अलग प्लान के तहत एक्सपर्ट्स की राय लेकर इन प्लान पर काम किया जा रहा है जिससे किसी भी प्लान से सफलता हासिल हो और मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता खोजा जा सके। उसके लिए अलग अलग तरीके के प्लान पर काम किया जा रहा है। तो पिछले 9 दिनों से जिस तरह से 41 जिंदगियां कैद हैं टनल में, ऐसे में अब कहीं ना कहीं मनोबल भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें मनोबल बनाए रखने के साथ ही साथ अलग अलग तरीके के प्लान पर काम किया जा रहा है सफलता ताकि जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू के लिए अब तक क्या क्या किया जा चुका है। 13 नवंबर की यदि हम बात करें तो मलबे को रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया, 25 मीटर तक मिट्टी हटाई गई। अब तक इस प्लान के तहत क्या क्या किया जा चुका है, कौन सी कोशिशें की जा चुकी हैं। 14 नवंबर की यदि हम बात करें तो छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया। 16 नवंबर को ड्रिल के जरिए पाइप मलबे में डाला गया और 17 नवंबर की यदि हम बात करें तो फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सर्वे मशीन के अंदर दोबारा ड्रिलिंग शुरू की गई। 18 नवंबर की बात करें तो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई नई ऑगर मशीन ड्रिलिंग के दौरान फिर से मलबा गिरा। 19 नवंबर टनल के ऊपर से ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने मोर्चा संभाला। 20 नवंबर को टनल साइट पर पहुंची मशीनें विदेशी एक्सपर्ट से ली गई सलाह पर ऑपरेशन से हटाई गई। छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया था, यहां से शुरुआत की गई थी और उसके बाद अब तक विदेशी एक्सपर्ट की सलाह पर तमाम तरीके ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। देखना यह है कि कितनी जल्दी कौन से रास्ते से सफलता मिलती है और कितनी जल्दी मजदूरों तक पहुंचकर आस एक बनाई जा सकती है। इस पर लगातार काम हो रहा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने चुनाव सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर कार्य शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने वोटर लिस्ट निरीक्षण वाहन को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि 2024 में चुनाव होने हैं, इसी को लेकर मतदाता सूची में जो लोग अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं उनसे कोई बदलाव कराना है। इसके लिए बाकायदा सभी बीएलओ को आदेश दिए गए हैं। वो लोग बूथ पर बैठकर सभी मतदाताओं की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे और मतदाताओं के नए वोट बनाने का कार्य करेंगे। दूसरी ओर सभी बीएलओ निरीक्षण के लिए घरों पर जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि बीएलओ मौके पर मौजूद नहीं होगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुजारा के पास एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। मौके पर ही ट्रॉला चालक की मौत हुई है। बता दें कि ट्रॉला में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मशीन देहरादून से लाई जा रही थी। साथ ही ट्रॉला में रखी एक मशीन भी डैमेज हो गई है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। अगली खबर देहरादून से है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सिलक्वारा टनल हादसे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घटना में शुरू से ही लापरवाहियां बरती गई हैं और कहा है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर इस घटना की लापरवाही थोपने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि अभी भी सरकार घटना की गंभीरता को समझ नहीं रही है। शुरू से देखने में आ रहा है कि पूरा फेलियर है। 9वां दिन है, बिना सूर्य की रोशनी के वो लोग अंदर हैं। भोजन लिमिटेड है, ऑक्सीजन कम है, पानी भी लिमिटेड पानी होगा और जो आदमी इस तरीके से बंद हो अंदर, उसकी क्या मनोस्थिति होगी वो भी आप समझ सकते हैं। दुख इस बात का है कि सरकार अभी भी विपक्ष को कोसने से बाज नहीं आ रही है। विपक्ष का काम है कमियों को उजागर करना, कमियों को लोगों के बीच में लेके आना। लेकिन आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता और उनके अध्यक्ष का बयान देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही। कांग्रेस चुप रहे। 40-41 लोगों की जान खतरे में है और हम चुप रहे, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, हमको पता है हम खुद उसको खोद नहीं सकते, लेकिन जिनके जिम्मेदार, एस्केप टनल क्यों नहीं बनाया? हम ये कह रहे हैं ह्यूम पाइप जो लगते थे वो क्यों नहीं आपने लगाए? क्यों नहीं आपने व्यवस्था करी? दिवाली के दिन आपने काम क्यों करवाया? ये कंपनी ऑलरेडी थाने में काम करते हुए 20 लोगों की मृत्यु इनके काम में हुई, 10 श्रमिकों की और 10 आम आदमी की। उस कंपनी को काम करते हुए इतना ध्यान रखना चाहिए था कहीं दोबारा कोई हादसा ना हो। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले। आपको बता दें कि सीएम मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने हालचाल जाना है। साथ ही पूर्व सीएम को स्वस्थ होने की कामनाएं भी दी। अगली खबर नैनीताल से है, जहां जिले में लगातार भूमाफिया पूरी तरह से हावी हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया दरबार लगाया। दरबार में अमृतपुर जमरानी क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर भूमाफियाओं की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर किसान पिछले कई सालों से खेती कर रहे थे, किन्हीं कारणों से खाता खतौनी उनके पास अंकित नहीं है। ऐसे में कुछ तथाकथित भूमाफिया उनकी जमीन को गुपचुप तरीके से बेच रहे हैं और जमीन का दाखिल खारिज भी करवा रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि दाखिल खारिज उन्हीं जमीनों का हो जिन पर उनके असली मालिक का कब्जा हो। देखिए, आज जो जनता मिलन हुआ है, हर शनिवार को जनता मिलन होता है। पिछले कुछ समय से रुक गया था, तो आज पुरानी पेंडेंसीज भी इसमें आई थी। आज अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी जमीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान है वो कई वर्षों से है, कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस, जब उन्होंने जमीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए, तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं और उसका फायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और इन जमीनों की। हर सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान कई लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि उन्हें 73 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स, घरेलू विवाद, बिजली पानी, जमीनी विवाद से जुड़ी रही। कुछ शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया गया, तो वहीं कुछ शिकायतें जिनका निस्तारण फिलहाल नहीं हो पाया है, उन्हें संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए। 9 दिन आज हो चुके हैं और सरकार लगातार विफल दिखाई दे रही है। पहले एक मशीन लाएगी जिसने 1.25 मीटर ड्रिल किया, उसके बाद ख़राब हो गई। हरकुलिस विमान से दूसरा ला गया, काफ़ी प्रचार प्रसार किया, 24 मीटर लागे, वो भी ख़राब हो गई। ख़राब हुई आए, मेरे ख्याल से ये समझ में आया कि बीच रास्ते में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, गाड़ी फंसी हुई है। ये समझने में सरकार को 5 दिन लग गए और अब जो है ऊपर से ड्रिलिंग की बात की जा रही है।
कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसकी शिकायत खुद एडीएम ने डीएम को की कि दिल्ली से आए हुए लोगों और हमें कोऑर्डिनेशन करीबन 73 शिकायतें आ जाई हैं और काफी सीनियर सिटीजन्स भी आ गए थे। उनके इश्यूज अलग अलग तरह के थे, लैंड से रिलेटेड भी थे और घर में विवाद के रिलेटेड थे। इसके अलावा बिजली पानी आपदा से रिलेटेड अलग अलग शिकायतें आई थी और हमारे जितने भी अधिकारी सभी को हमने कह दिया कि मामले का निस्तारण तत्काल। दिवाली के दिन उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू का आज नवा दिन है और अब फंसे श्रमिकों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। वहीं हादसे में फंसे 41 श्रमिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित निकासी की कामना के लिए आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा देहरादून में पंचायती मंदिर में हवन कराया गया। इस आपदा की घड़ी से उबरना है और जो 41 लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करना है, उसको किया जा रहा है। आपदा के समय में राजनीति करना ये उचित नहीं है और कांग्रेस आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है जो ये एक ओछी राजनीति का ही हिस्सा है। मैं समझता हूं कि वहां जो इससे बेहतर अगर कोई किए जाने की आवश्यकता है और कांग्रेस के पास अगर कोई इस प्रकार का कोई सुझाव है, कोई विशेषज्ञ कोई कंपनी है, कोई विशेषज्ञ देश भर में के विदेश में भी अगर कोई है, अब उनकी निगाह में कोई है तो वो बताएं कि इस विशेषज्ञ की इसमें मदद ली जाए या इस कंपनी की मदद ली जाए, तो उनका सुझाव स्वीकार्य होगा और उसको फॉलो किया जाए। निश्चित ही चिंता का विषय है। 9 दिन आज हो चुके हैं और सरकार लगातार विफल दिखाई दे रही है। पहले एक मशीन लाएगी जिसने 1.25 मीटर ड्रिल किया, उसके बाद खराब हो गई। हरकुलिस विमान से दूसरा ला गया, काफ़ी प्रचार प्रसार किया, 24 मीटर लागे, वो भी खराब हो गई। खराब हुई या मेरे ख्याल से ये समझ में आया कि बीच रास्ते में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, गाड़ी फंसी हुई है। ये समझने में सरकार को 5 दिन लग गए और अब जो है ऊपर से ड्रिलिंग की बात की जा रही है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसकी शिकायत खुद एडीएम ने डीएम को की कि दिल्ली से आए हुए लोगों और हमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। सरकार के प्रभारी मंत्री जी 9 दिन हो गए वहाँ नहीं गए, हालांकि गडकरी जी चले गए, मुख्यमंत्री जी चले गए, लेकिन जिसका काम था प्रभारी मंत्री का उसको वहाँ होना चाहिए था, पहले दिन से कैंप करना चाहिए था, वहाँ नहीं थे। और अभी भी जो अंदर खाने खबरें आ रही कि 14 से 15 दिन कम से कम और लगेंगे, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। खबर कालाडूंगी से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए सुरेश भट्ट का जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने सुरेश भट्ट को उपाध्यक्ष बनाकर धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने दायित्व मिलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय जनता व बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा जो स्वागत किया है उसके लिए मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अनुश्रवण परिषद का अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, विशेषकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आभार प्रकट करता हूँ। एनआरएचएम के माध्यम से हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड के सुदूर अंचल तक, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और उत्तराखंड के हर एक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद आज श्रद्धालुओं को दर्शन होते हुए गढ़वाल स्काउट के बैंड के साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी नरसिंह मंदिर के जोशीमठ पहुंच गई। जोशीमठ पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के दर्शन किए और रावल धर्माधिकारी वेद पाठियों का स्वागत किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।